काशी विश्वनाथ से हो चुका है और अब नंदी का मिलन शंकर से जल्दी होगा और इसके सूत्रधार हरिशंकर जैन जी और उनके होनहार पुत्र विष्णु शंकर जैन जी। तो शब्दावली इस्तेमाल होती है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास यानी कि वो मास जहां से चेन रिएक्शन शुरू होता है, जब अणु का विस्फोट होता है, जब अणु टूटता है, तो जब तक क्रिटिकल मास होगा वो नहीं हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद वो स्वयं संचालित होता रहता है। तो अगर हम हिंदुस्तान की क्रिटिकल मास की बात करें तो उसमें काशी, मथुरा, अयोध्या ये क्रिटिकल मास है। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी काम किया है जिन्होंने, वो आज यहां बैठे। बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या लेना देना, मंदिर क्यों इतिहास पुरेते हो क्या। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक संस्कृति की अवस्था आप उस देश के, उस शहर की, उस गांव के, आप मंदिर से आप उसको आंका जा सकता है। जब मंदिर मायूस होती है तो संस्कृति रोती है, जब मंदिर आबाद होता है तो संस्कृति भी आबाद होता है। और देवी और सज्जनों, एक अभी जो भी घटनाएं कुछ घटी है, ज्यादा उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। अभी एक कोई रावण पे कोई पिक्चर बनी थी, आदिपुरुष। अब मैं हैरान था कि उसमें जो वो नालायक जो था, जो भी उसकी वेशभूषा, उसका पूरा जो उसका प्रोजेक्शन था, वो एक दरिंदा जिहादी के रूप में। और मैं इस बात से भी बहुत चकित था। आई वॉज वेरी शॉक्ड, सरप्राइज कि आखिर हमारे सनातनी लोग रावण को इस तरह के पोर्ट्रेल से, जिस तरह से रावण को दर्शाया गया था, आखिर उनमें इतना गुस्सा क्यों आया। और अब मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। वो गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हमारे यहां जो खलनायक होते हैं उनकी भी मर्यादा होती है। हमारे खलनायक जो है उन्हें भी अध्यात्म का उतना ही हक प्राप्त था। हमारे जो खलनायक थे वो भी विद्वान होते थे। हमारे यहाँ जो खलनायक जो है वो भी तपस्वी होते थे और तपस्या का उनको फल मिलता था। वो दूसरी बात है कि उस तपस्या को वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो रावण को भी मिला। लेकिन रावण, ये जो शब्द बना है खलनायक, ये दो शब्दों से बना है, खल और नायक। जिसने खल पे विजय पा लिया वो महर्षि वाल्मीकि बन गया। जो खल पे विजय नहीं पाया वो रावण रहा। लेकिन जब हम रावण वध की बात करते हैं तो रावण तो एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी था। उसकी विद्या का हमने वध नहीं किया। वो बहुत ज्ञानी आदमी था, उसकी ज्ञान को हमने उसका वध नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। ऐसे भी मान्यता है कि जो आज का जो आप ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वायलिन है, उसको पहले रावण हत्ता बोलते थे। वो रावण के द्वारा वो उसका आविष्कार हुआ था।
संगीतज्ञ का वध नहीं किया। वो बहुत बड़ा शंकर भक्त था, उसके भक्ति को हमने वध नहीं किया। हम तो रावण की जो पूजा है उसको, तो भगवान शंकर की उसकी स्तुति है, वो हमारे मंदिरों में उसको गाया जाता है। तो ये जो फर्क जो है नायक और खलनायक का, वो एक सनातनी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। उसकी संजीदगी को कोई नहीं समझता है। वो जो उसका जो अंतर है उसको कोई नहीं समझ सकता है। ना तो कोई पोप समझ सकता है, ना कोई खलीफा समझ सकता है, ना मार्क्स समझ सकता है, ना मैकॉले समझ सकता है। रावण ने माता सीता का हरण किया। वो साधु भेष में आया, और साधु का सत्कार हमारे संस्कार में। वो छल से उसने सीता माता का उसने अपहरण किया। हम उस छल का वध करते हैं। आप रावण से आप जूझ सकते हो, लेकिन आप छल से नहीं जूझ सकते हो। और आज ये जितने आप मिशनरी देखते हैं, ये एनजीओ देखते हैं, ये शायर लोग हैं, कुछ बॉलीवुड में जिनका नाम लिया, ठीक है, कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, कुछ विदेशी महिला विदेशी बहू के भेष। तो हमें उस छल का वध करना है। अभी कहते हैं कि हम इतिहास से, हम भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम इतिहास से बिल्कुल हम अनभिज्ञ हैं। तो बिल्कुल ये मूर्खता वाली बात है। अब मैं रावण के संदर्भ में आपको कुछ बातें, और मैं जो अखबारों में जो निकलता है मैं वहीं से आपको बातें बता रहा हूं कि अगर आप रावण के इतिहास को पढ़ें तो उसके इतिहास की एक निरंतर धारा, वो धारा कभी रुकी नहीं। इस समय जब ये फिल्म के ऊपर में इतनी सारी बातें हो रही थी, इतना आक्रोश था सनातन समाज में, तो एक खबर आई मेरठ से। एक गांव है जिसका नाम है बड़ा गांव। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जाएं तो उस गांव का नाम अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अनुसार रावण है, और वहां पे अभी भी लोग दशहरा नहीं मनाते। वहां रावण जन्म नहीं हुआ, और वो इसलिए क्योंकि उनकी मान्यता है कि जब रावण हिमालय से लौटे तो अब उनके साथ शक्ति थी। शक्ति उन्होंने किसी किसान को दे दिया रखने के लिए। वो किसान को वो बहुत भारी लगा, उसने जमीन पर रख दिया। फिर आगे की यात्रा शक्ति ने उनके साथ, ये रावण के साथ जाने के लिए मना कर दिया। आनंद ने भारत माता पर ध्यान किया था। वहां जो रॉक है, मैं तो गया हूं, आप लोग भी कहीं गए होंगे, विवेकानंद रॉक पर बोल रहे, उस जगह पे वो बोल रहा है पादरी। कन्याकुमारी कन्या देवी के नाम पे है, वो भी एक शक्तिपीठ मानी जाती है। कन्या देवी जो थी वो पार्वती की अवतार थी, और ऐसी मान्यता है कि वहां पे उनकी शादी शंकर से होने वाली थी, और शंकर बारात लेके नहीं आए, और जितना जो सामग्री थी खानपान की वो सारा का सारा अनपका वही धरा रह गया। और आज भी कहते हैं कि कन्याकुमारी की अगर आप तट पे जाएं तो आपको चावल के दाने के वहां पर आपको कंकड़ मिलेंगे, चावल के दाने जैसे। उस कन्याकुमारी में ये नालायक
ऐसी बातें सुन रहा है जिसके पार्टी वाले लोग ये कहते हो कि ये तो जनेऊधारी हिंदू है। उसके बाद उनकी माताजी उसी समय मैसूर के एक दशहरे में जाती हैं और मैसूर के दशहरे में उनकी वहां पे रावण की नई शक्ति की पूजा होती है। जाके उन्होंने पूजा याचना की। देवी और सज्जनों, यह न भूलें कि यही वही विदेशी महिला है जिसने पावर हासिल करने के साथ पोप के कहने पर कांची के शंकराचार्य ज्ञानेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया था। जयललिता को दिखा दे। जयललिता के केसेस थे और उसको कह रही थी कर्नाटका में इसकी सरकार थी। उसने कहा कि ये क्योंकि ये कन्वर्जन के खिलाफ काम कर रहे थे, इस विदेशी महिला ने उनको गिरफ्तार किया था। और कहां से गिरफ्तार हुए? महबूब नगर, तो आंध्र प्रदेश में। जिसका मुख्यमंत्री कौन था? एक दूसरा चर्च का नुमाइंदा वाई राजशेखर रेड्डी, और वो आज पूजा याचना कर रही है। तो ये अब आप लोग इस बात पे गौर करें कि ये जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये दक्षिण भारत से क्यों शुरू? इसका कारण ये है कि दक्षिण भारत में और जहां से केरला से शुरू हुआ है, वहां जिहादी, माओवादी और चर्च तीनों का सबसे ज्यादा बोलबाला है। 2019 में जब ये चुनाव लड़ रहा था वहां से, तो इसके चुनाव सभा में, इसके वायनाड की बात मैं कर रहा हूं, चुनाव सभा में जमाइते इस्लामी और पॉपुलर फ्रंट इंडिया के ज्यादा झंडे थे कि बनिस्बत की कांग्रेस के झंडे थे। इसलिए इसने वायनाड चुना। और 3-4 जिले हैं जिसको मालाबार रीजन बोलते हैं। आजकल वो मांग कर रहे हैं अलग मालाबार की। वो 3-4 जगह, ये कोझिकोड, ये कनूर, ये वायनाड, 3-4 जिले जो है, ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही मतलब ये जिहादियों का गढ़ रहा है। वो इस इलाके को उसने इसीलिए चुना क्योंकि उसे मालूम है कि कौन सी ताकत उसको फिर सत्ता में बिठा सकती है। और अगर किसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैन होने पर किसी को सबसे ज्यादा अगर नुकसान और दुख है तो वो इस व्यक्ति को। इसलिए उसने ये वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी उसने चुना। दूसरी बात, आजकल हिजाब की बहुत चर्चा है ना, हिजाब को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी है। और आपको मैं अंबेडकर ने क्या कहा है हिजाब के बारे में थोड़ा वो भी बता दूं आपको। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, तो उसका मैं हिंदी रूपांतर देने की कोशिश करता हूं। अंबेडकर साहब ने हिजाब के बारे में लिखा है कि ये पर्दा की जो परंपरा है, ये पर्दा की परंपरा बुनियादी रूप से मर्द और औरत की जो वासना की जो भूख होती है, उसके संदेह से पैदा हुआ है। उसके संदेह से पैदा हुआ है और उस संदेह के बीच में ये दीवार बनाने का काम करता है। और फिर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि एक मुस्लिम, उसे जिंदगी में महिलाओं से बहुत कम संपर्क होता है।
या तो उसका संपर्क अपने परिवार में बूढ़ी महिलाओं से होता है या नहीं तो बच्चियों से होता है, और वो भी बड़े सीमित रूप से। उसके बाद अंबेडकर साहब कहते हैं कि जो अगर किसी समाज में ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो तो वो दिमागी रूप से बीमार लोगों को पैदा करेगी, ऐसे लोगों को पैदा करेगी जो कि औरतों के प्रति जो कि बहुत क्रूर होंगे। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई साइको एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ये B.R. अम्बेडकर ने पर्दा के बारे में कहा है। अगर अम्बेडकर साहब की आप लेखनी पढ़ लो तो आजकल एक टर्मिनोलॉजी चला हुआ है, बड़ा प्रचलन में है, इस्लामोफोबिया। तो ये जय भीम और जय भीम वाले हैं ना, मैं उनको कहता हूं कि अगर आप उनकी पूरी राइटिंग्स पढ़ लो, आगे भी इसकी चर्चा करूंगा मैं, तो आप कहोगे कि उनसे बड़ा कोई इस्लामोफोबिस्ट तो नहीं था फिर। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आप देखिए, ये अभी ईरान में वो दर्जनों जाने गई है, स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां, सब हिजाब के खिलाफ। आपने हिंदुस्तान में देखा एक भी जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाले, आपने कोई मोमबत्ती का मार्च देखा वहां पे? कोई मोमबत्ती का मार्च नहीं, कहीं कोई प्रक्रिया नहीं। ना तो मुस्लिम कौम से, उनसे तो उम्मीद ही नहीं किया जा सकती, ना अपने लिबरल से। और इसका कारण क्या है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो इस्लाम है उसकी जो गतिवेग, जो इम्पीटस करते हैं, वो इम्पीटस पूरा का पूरा हिंदू एंटी हिंदू नैरेटिव पे वो प्रेडिकेटेड है, उस पर निर्भर है। अभी तो कल भी मैं बात कर रहा था कि ये चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, और मुझसे लोग पूछते हैं कि इसका सलूशन क्या है। तो चीन ने तो आपको दिखा दिया ना क्या सलूशन है। और मैंने कल ये भी बात कही थी कि अभी UNHRC में 19 देशों में से 17 देश थे, उसमें OIC के उसमें 11 देशों में चीन का के फेवर में उन्होंने वोट किया। तो जब वो कहते हैं कि मेरी दाढ़ी काटो, मेरे को जो चीन की तरह ये करो, तो फिर आप क्यों अपने आप को रोके हुए? अरे वो कहते कि गलत है तो भूल गया है। मैं तो टेलीविजन पे उनसे पूछता रहता हूँ कि कम से कम भर्त्सना तो कर दो ना। अब कोई कह रहा है, मुझे याद है कि कश्मीर में जब ये शुरुआत हुई तो हमारे आर्मी चीफ से भी जिंदा है, बात होती है तो वहां पे हमारे सैनिक सम्मेलन लेते थे कश्मीर में जाके। जब ये लोग कहते हैं कि जन्नत ऊपर में उम्रें मिलती है, जन्नत जाना, जन्नत में मिलती है, तो इनको जन्नत भेजो। जो जन्नत जाना चाहते हैं उसको आप भेजो, उसको जन्नत। एक बात मैंने कल और कही थी, और वो था कि एक स्वामी जी को मैं सुन रहा था, वो अमेरिका में है, कि उन्होंने कहा, और थोड़ा इसमें हमको आत्म निरीक्षण हमको करना। ये पहला नक्शा जो है ये 2010 में बनाया गया था, और ये 12 साल के वक्फे के बाद ये वाला जो सबसे लेटेस्ट नक्शा, तो अब ये नक्शा आपको बड़ा सिंपल सा लगता होगा, लेकिन इसमें कई चीजें हैं, और इस नक्शे के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं कि इन 12 सालों में, इस 12 साल के सफर में कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं सुरक्षा को लेकर जो कि घटी, कौन सी बढ़ी, किस किस का पार्शियल सोल्यूशन हुआ,
हमारे सफलताएं क्या थी, हमारी विफलताएं क्या थी। अगर आप फैक्ट्स के ऊपर में जाएं तो ये दोनों में समानता है। दोनों जो बेसिक जो बुनियादी तत्व हैं वो तो एक ही रहेंगे कि आपके 15,200 किलोमीटर बॉर्डर है, 700 किलोमीटर 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, उस समय मैंने एक लाइन इलाहाबाद से नीचे मैंने ड्रॉप की थी, इसको मैंने इंडियन फॉल्ट लाइन बोला था कि इसके पश्चिम की तरफ जो विकास का दर था कहीं ज्यादा था और पूरब की तरफ कम। ये 2010 की बात कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं उस समय ये पाकिस्तान से आप देख रहे हैं कि जिहादी हमले कश्मीर की तरफ, कुछ हमले दिल्ली की तरफ। दिल्ली से मेरा मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में वो दौर याद कीजिए 2004 और 2010 के बीच में, खास करके 2008 के बीच में, जबकि कोई ऐसा शहर नहीं था जो कि वंचित था, इंक्लूडिंग वाराणसी। ठीक है, वो दौर खत्म हुआ है, वो एक हमारी अचीवमेंट है। और उस समय ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो था वो बिल्कुल इंसर्जेंसी से ग्रसित था। आज हालात वहाँ बहुत अच्छे हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये जो रेड डॉट्स हैं यहाँ ये चले गए हैं, वहाँ पे आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं कि वो इंसर्जेंट चले गए, लेकिन उनकी जगह आगे नहीं गई। सोचने वाली बात क्या है, ये जो देख रहे हैं, ये जो कॉरिडोर है, इसको हम तिरुपति टू पशुपति कॉरिडोर बोलते हैं, ये नक्सलाइट कॉरिडोर। इसमें काफी सफलता मिली है। हालात पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। विदेशी महिला के शासन में उसका डायरेक्ट उसकी रुचि थी इस कॉरिडोर में। उसकी जो नेशनल सो कॉल्ड नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, जो कि एक असंवैधानिक एक संस्था थी, वो सब माओवादियों से भरी हुई थी। राजनीति के तहत अपने ही पार्टी के लोगों को मरवाया गया, विद्याचरण शुक्ला, और वो